वित्त मंत्री पीयूष गोयल के पिटारे से हर किसी के लिए कुछ न कुछ तोहफा निकला है। खास तौर पे समाज के कमजोर वर्ग, किसानों और कम आमदनी वालों पर फोकस देखने को मिला। रियल एस्टेट, डिफेंस, हेल्थ केयर के लिए बड़े ऐलान भी सुने। अब सभी निवेशकों के मन में यही सवाल उठ रहे हैं कि वित्त मंत्री के ऐलानों का हमारे पोर्टफोलियो पर क्या असर होगा। जो शेयर हमारे पास है उन्हें होल्ड करें या बेच दें, और नई घोषणाओं के बाद किन शेयरों में नई पोजीशन लेने के लिए मौके हैं और कहां पर होगी जोरदार कमाई। अगले घंटे में हम आपको बताएंगे हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए बाजार के लिहाज से। दो दिग्गज एक्सपर्ट्स जो आप हर रोज देखते हैं CNBC आवाज पर, आपकी मदद के लिए एकदम तैयार बैठे हैं। प्रकाश गाबा और साथ ही साथ संदीप जैन, आप दोनों का ही स्वागत है। देख लिए बजट सबने सुन लिया, बचा लिया। अब फोकस करेंगे कि यहाँ से आगे की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किन शेयरों को चुने, किन को साफ करें, और साथ ही साथ क्रेडिट पॉलिसी आने वाली है, आगे इलेक्शन भी आने वाला है, तो यहाँ से क्यों लेकर आगे की तैयारी क्या हो, सब पर चर्चा होगी। और साथ ही इंडेक्स का बड़ा ट्रेड क्या रहेगा जब आप सोमवार को लौटेंगे ट्रेड के लिए, वो भी हम आपको बताएंगे। वीरेंद्र भी एकदम चौकन्ने बैठे हैं तमाम डेटा के साथ। लेकिन पहले इंडेक्स की स्ट्रैटेजी थोड़ी बहुत पूछ लेते हैं कि तेजी का जो माहौल हमने देखा है प्री बजट में, क्या वो आगे जारी रहेगा। जैन साहब, क्या लग रहा है? कल की तमाम चीजें आपने सुन ली, पचा ली, डिटेल फाइन प्रिंट सब पढ़ लिया। तेजी का जो हमने राह पकड़ी थी वो जारी रहेगी ना? मुझे ऐसा लगता है कि तेजी की राह जारी रहेगी। इनफैक्ट एक बड़ा इवेंट था, वो चला गया, और इनफैक्ट काफी लोगों के दिमाग में कई चीजें सवाल थे, बट अब ऐसा लगता है कि डाउनसाइड जो है कहीं ना कहीं अनटिल अनलेस कोई बहुत नेगेटिव ग्लोबल क्यूज आ जाए तो बात अलग है, बट मुझे ऐसा लगता है कि डाउनसाइड कहीं ना कहीं इलेक्शंस तक ऐसे ही रहेगी कि 10,600-700 एक रेंज बन जाएगा नीचे का, और ऊपर का आप देखिए किस तरीके से क्रेडिट पॉलिसी में भी अगर रेट कट आ जाता है बड़ा, उस पर अब पूरी नजरें बनी हुई है। सो ओवरऑल अभी तक तो बजट बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया लगा, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली करेक्ट बजट लगा, और इट वाज वन ऑफ द मोस्ट टॉकेबल बजट्स आई थिंक आफ्टर 1996 चिदम्बरम जी का। हालांकि इंटरिम बजट था, बट फिर भी बिग बजट से भी ज्यादा बस बना दिया। काफी अच्छे मेजर्स है। मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत बढ़िया बजट है। 5 लाख तक की जो ये सब सारी चीजें की है, कंजम्पशन के लिए बढ़िया है। तो आई थिंक इट विल बी गुड फॉर द इकोनॉमी एंड फॉर द मार्केट्स एज वेल। तो मुझे नहीं लगता कि डाउनसाइड बहुत ज्यादा है until unless ग्लोबल क्यूज कोई बहुत बड़े नेगेटिव्स नहीं है। ओके, तो ऑफ कोर्स ग्लोबल क्यूज एक तरफ रहेंगे जिस पर हम बाजार की नजर हमेशा रहती है, लेकिन अगर डोमेस्टिकली देखें क्रेडिट पॉलिसी में रेट कट की उम्मीद बढ़ गई है। इलेक्शन के पहले लोगों के हाथ पैसे आने की पूरी उम्मीद में कंजम्पशन थीम को फ्यूल करने में की कोशिश की गई है, और आपके जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी आपको मिलेंगे इसी आधे घंटे में। लगातार हमारी फोन लाइनें खुली हैं, फोन कीजिए, SMS कीजिए, हम आपको बताएंगे आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। प्रकाश साहब, मैं आपकी पोजीशन लूं मार्केट में, उससे पहले वीरेंद्र से पूछ लेते हैं, क्योंकि इन्होंने कल दोपहर से कई सारे ब्रोकरेजेस से बात की, कई सारे ट्रेडर्स से बात की, और एक रफ सार निकाल के लाए हैं कि क्या एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी अपनाई जा सकती है। वीरेंद्र बताइए, आपने कई बड़ी ब्रोकरेजेस, कई एक्टिव रिटेल क्लाइंट्स के साथ जो लोग काम करते हैं उनसे बात की, मूड क्या बन रहा है? देखिए, हमने कुछ, अगर आप देखें, इंस्टीट्यूशंस की बात की, जैसे कोटक सिक्योरिटीज हो गया, ICICI सिक्योरिटीज हो गया, आदित्य बिरला मनी से हो गया, बहुत से बात की। अगर आप देखें एग्जैक्टली अप्रोच ये है हर्षता कि इंडेक्स ठीक है, आई मीन कल हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका था 11,000 को पार करने का, लेकिन हम नहीं पार कर पाए। बड़ा जो मैंडेट है ना, वो यही कह रहा है कि 840 से लेके 11,000 का कंसोलिडेशन जारी रहेगा। एक चीज और हो सकती है, 11,000 से 11,224 तक का जोन खुलेगा, पॉसिबिलिटी है 11,224 की, लेकिन हर्षदा एग्जैक्टली मैंडेट ये था कि जब तक 11,010 पार नहीं होगा हम 11,224 पे फोकस नहीं करेंगे। तो रेंज यही रहेगी, लेकिन जिस दिन 11,010 पार हो उस दिन बैट करनी है आपको 11,224 के लिए। निफ्टी बैंक के लिए जो आप बात करें ना क्रेडिट पॉलिसी की, मेरे ख्याल से ये लग रहा है ये तभी निकलेगा, क्योंकि कल इसने एक बड़ा रिवर्सल दिया, ये पीछे आया बैकफुट पर। आप देखें जी, मोटे तौर पे जो मैंने बात करी इंस्टीट्यूशन से, तो उन्होंने कहा है कि हम 27,000 से 27,500 की रेंज देख रहे हैं। 70% अगर आप देखें ब्रोकर्स ने माना, और इनफैक्ट इंस्टीट्यूशंस ने माना कि हमको लगता है कि बड़ा सब्सटेंशियल मूव जो है ना वो आएगा 27,800 या फिर 28,000 के पार। अगर रेट कट होता है तो वो पॉलिसी के वक्त ही आएगा। तो वो 27,500 के बीच में निफ्टी बैंक को देख रहे हैं, लेकिन निफ्टी पर वो 11,010 के बाद
बड़ी तेजी का दाव लगाएंगे। अच्छा, एक चीज मैंने पूछा हर्षदा कि यहाँ पर सेक्टर्स कौन से प्रेफर करेंगे आप? मैं वो उसी पे आने वाली थी, पर लेकिन जो आप निफ्टी बैंक की कह रहे हैं कि तो अगर तेजी की स्ट्रैटेजी बनी, क्रेडिट पॉलिसी सुन ले और उसके बाद तेजी करें, या फिर उससे पहले पोजीशन लेकर चलें, क्योंकि आप थोड़ा सा अहेड ऑफ द कर्व भी रहना चाहेंगे? हाँ, देखिए वो ज्यादा बुलिश जो थे ना वो निफ्टी पे थे। उन्होंने कहा कि अगर आपको बैंक्स अच्छे लग रहे हैं ना तो आप इंडिविजुअली प्राइवेट बैंक्स पे आ जाइए, ना कि निफ्टी बैंक पे फोकस कीजिए। कल एसबीआई के नतीजों के बाद एग्जैक्टली अगर आप देखें रिवर्सल से आया, वो नीचे आ गया, डेलो पर आ गया। तो उन्होंने कहा कि आप बैंक से फोकस करना चाहते हैं, आप कोटक पे फोकस कीजिए, आप एचडीएफसी पे फोकस कीजिए, आप एक्सिस बैंक पे फोकस कीजिए, लेकिन तेजी अगर करनी है इंडेक्स पे तो 11,010 के बाद लगभग 200 से 250 पॉइंट का स्विंग खुल जाएगा। प्रेफर्ड सेक्टर ऑटो, आईटी, एफएमसीजी और साथ ही साथ अगर आप देखें तो कुछ प्राइवेट बैंक्स, ये प्रेफर्ड स्पेस है। उन्होंने कहा कि हम सारी की सारी जो बेट है ना वो इसी स्पेस पे लगाएंगे, जितने ट्रेड्स करने हैं हमें लॉन्ग साइड पे इसी पे करेंगे। कंजम्पशन को उन्होंने कहा कि हमें कल से ही अगर आप देखें रिटेल क्लाइंट्स के और इनफैक्ट कुछ बड़े क्लाइंट्स के फोन आने लगे हैं, किन स्टॉक्स पे वो बुलिश हैं। इन्होंने मुझे अपने क्लाइंट्स की अप्रोच बताई, एशियन पेंट्स, डाबर, बजाज फाइनेंस, टीसीएस, जुबिलेंट फूड्स, हेवल्स, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और एचयूएल, ऐसे स्टॉक्स पे क्लाइंट्स के फोन आ रहे हैं कि हाँ हमको पोस्ट बजट ये लेना है, हमको ये अच्छा लग रहा है, हम यहाँ पे फोकस करना चाहते हैं। बीइंग एक्सपेंसिव भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन फोकस वो इसी पे करेंगे। और कंप्लीटली अवॉइड ट्रेजेक्टरी में इन्होंने रख दिया है एविएशन को, मेटल्स को, ओएमसीज को, कंप्लीटली अवॉइड ट्रेजेक्टरी में, इसको छूना भी नहीं है, भूल के भी नहीं छुएंगे। और एक और चीज हर्षदा, यहाँ पर कुछ ट्रबल्ड स्टॉक्स हैं पोस्ट बजट, डीएचएफएल, एचडीआईएल, जी, जेट, वेदांता, इसको भूल के भी नहीं छुएंगे हम फरवरी या फिर यहां से आगे चलते हुए। ये कंप्लीटली अवॉइड ट्रेजेक्टरी में रखा है उन्होंने। ओके, तो कुछ अवॉइड ट्रेजेक्टरी में है जहां से जिनको बिल्कुल हाथ भी ना लगाया जाए, लेकिन वो शेयर जहां पर मौके मिलेंगे उसमें देखिए कंजम्पशन थीम, हम यही तो आपको बता रहे थे कल सुबह से कि ऑटो कंपनियों पर फोकस रखे, वो सेक्टर दिख रहा है, आईटी कंपनियों पर फोकस रखे, वो सेक्टर दिख रहा है, एफएमसीजी में जोश देखने को मिलेगा, वो सेक्टर दिख रहा है। और कल दोपहर आपको याद ही होगा एवेन्यू सुपरमार्ट जैसे काउंटर्स, जुबिलेंट फूड जैसे काउंटर्स में तेजी की पोजीशन लोगों ने ली है। प्रकाश, एक चीज तो साफ है, लोग कह रहे हैं कि इस समय आप इंडेक्स से थोड़ा हल्का रहें, स्टॉक्स पर पैसा लगाएंगे तो ज्यादा कमाई होगी। क्या आपकी स्ट्रैटेजी भी यही रहेगी? बिल्कुल, मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि इंडेक्स को अगर ऊपर जाना है तो उससे ब्रेकआउट की ज़रूरत है। ब्रेकआउट तब मिलता है जब फ्रेश मूव शुरू हुए। यहाँ तो थर्सडे के दिन ही अच्छा आपको मिला था, तो अगर फ्राइडे को बजट आता है तो कहेंगे यहाँ पर ब्रेकआउट मिलेगा नहीं, यहाँ तो थकने वाला है। तो कोई जो हमने देखा कल यहाँ वही देखा था, फ्रेश मूव होता है तो ब्रेकआउट मिलेगा। अब जो निफ्टी में नजर आता है वहाँ पर एक कंसोलिडेशन नजर आता है। यहाँ पर अभी थर्ड टाइम तो टॉप मिला है, लेकिन फोर्थ टाइम जब भी मिलेगा क्रॉस कर लेगा तब अच्छा क्रॉस होगा, उसके लिए एक बार नीचे आना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तुम 10,680, 10,700, 10,650 के करीब है, वहाँ पर अगर मिलता है तो वहाँ पर खरीदना चाहिए। शायद आप क्रेडिट पॉलिसी की बात करें जी, उसके पहले वो अहेड ऑफ द कर्व आपकी बात की थी, बस वही जगह बचती है। डिप्स मिलता है तो लेना चाहिए, क्रेडिट पॉलिसी आ जाएगी तो शायद एक फ्रेश अप वहाँ पर मिलेगा, शायद वहाँ पर एक ब्रेकआउट मिलेगा। लेकिन बैंक निफ्टी में थोड़ी दिक्कत है ऑन द अपर रीजन, 27,500। मुझे थोड़ा वहाँ पर डिप्स की ज़रूरत है। देखा जाए तो डिप्स दोनों में ज़रूरत है, बैंक्स में भी निफ्टी में, तो उसका इंतजार करें। ठीक है, फिर यहाँ पर आप डेटा के लिहाज से क्या देख रहे हैं? क्या जो हमने देखी थी तेजी की पोजीशंस में लोग काफी एक्टिव हो गए थे, वो अभी भी है या फिर थोड़ा सा हल्के हुए हैं? देखिए, मैंने कहा कि 11,010 तक तो निफ्टी के लिए बड़ा मैंडेट वाला लेवल रहेगा, लेकिन अगर कोई सरप्राइज, अगर आप देखें एक डिप आता है, मैंने आईसीआईसीआई सिक्योरिटी से स्पेशली अगर आप देखें एक बात पूछी कि आपका एग्जैक्टली मैंडेट क्या है, कि कहां तक की गिरावट देख रहे हैं। हर्षदा, कम से कम नहीं तो 70% ब्रोकर्स ने और इंस्टीट्यूशंस ने ये कहा कि 10,730 और 10,700 इस सीरीज का सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने ये कहा कि हमने इस फरवरी सीरीज के लिए 10,700 की पुट बेची हुई है, हम नहीं देखते कि 10,700 के नीचे बाजार जाएगा। तो ये आपके लिए तो एक लक्ष्मण रेखा है नीचे, इसीलिए उन्होंने 10,700 की पुट बेची हुई है। और उन्होंने ये भी कहा जिस दिन 11,010 निकलेगा प्लीज मंदी के बारे में मत सोचिएगा। ओके, तो 11,010 के ऊपर निकले तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, 10,700 एक लक्ष्मण रेखा है, उसके नीचे फिसलने से आप चौकन्ना रहेंगे। तो ये एक रेंज है, लेकिन ऊपरी तरफ में ज्यादा चांसेस हैं कि एक्शन देखने को मिलेगा। चलिए वीरेंद्र, शुक्रिया इस अपडेट के लिए, और लोगों को समझ में आ गया कि सोमवार को जब उठेंगे तो क्या स्ट्रैटेजी इंडेक्स में लेकर चलनी है, लेकिन स्टॉक्स में क्या स्ट्रैटेजी हो। दर्शकों को जोड़ना शुरू करते हैं। अर्पित हमारे साथ कानपुर से लाइन पर आ गए हैं। अर्पित, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बजट सुन लिया आपने? जी हाँ। अच्छा लगा? जी जी। सबसे खास बात क्या लगी आपको?
मैम सबसे खास बात तो यही लगी जो ये किसानों के लिए और छोटे क्या कहते हैं टैक्स पेयर्स के लिए आया है, जो राहत आई है। तो ये वो बजट है जो आप कह सकते हैं मोदी सरकार ने छोटे तबके और आम आदमी को खुश किया है। जी हाँ मैम। चलिए, ये आई एम श्योर वित्त मंत्री भी ये सुनकर खुश होंगे, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले धन्यवाद दिया था टैक्स पेयर्स को और फिर बोला था ये बजट अब आपके लिए हमने बनाया है। अब बताइए, निवेश के लिहाज से आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या सवाल है आपका? मैम मुझे ये पूछना है कि ये एडीएजी पैक में थोड़ा मेरा इन्वेस्टमेंट था रिलायंस इंफ्रा इन सब चीजों में, तो इधर इनमें रिलीफ रैली कब स्टार्ट होगी? सर, इनमें रिलीफ रैली ना तो मैं आपको ऑनेस्ट सजेशन दूंगी, उसकी संभावना तो बहुत कम है, क्योंकि काफी दिक्कतों में घिरा है ये पूरा सेक्टर। कल आपने देखा होगा रिलायंस कम्युनिकेशन ने कह दिया कि एनसीएलटी जाएंगे और वहां पर जो भी निपटारा होगा वो किया जाएगा। अब आर इंफ्रा में आपने किन लेवल्स पर पोजीशन ली? 400 पर। जी जी सर, ये तो बहुत बड़ा लॉस हो गया है। इनफैक्ट डायरेक्टर साहब, हमारी रूल बुक हो तो वो भी सामने रखिएगा, क्योंकि अर्पित जैसे निवेशकों को पता होना चाहिए कि स्टॉप लॉस कहां पर लगाना है। पहले मैं एक राय ले लेती हूँ संदीप जैन से। संदीप, क्या लग रहा है, कुछ रिलीफ रैली की उम्मीद करें या नहीं? देखिए, जिस तरीके की एक नेगेटिव न्यूज ये वीकेंड अभी आई है कल आरकॉम वाली, ये इनफैक्ट पूरे ग्रुप को ही अब कहीं ना कहीं चपेटे में लेगी और ओवरऑल एक तरीके से जो एडीएजी ग्रुप है उसको इन्वेस्टर्स ने तो डिस्कार्ड ही कर दिया। अभी बस ट्रेडर्स फैंसी रह गया, कहीं ना कहीं बस बाउंस का इंतजार कर रहे हैं। मैं यही कहूंगा कि दूसरे इंफ्रा स्टॉक्स भी काफी करेक्टेड हुए हैं, वहां पे मौका देखने की कोशिश करी। इवन एलएनटी भी अच्छा खासा करेक्ट हुआ है, अच्छे लेवल्स पे है, वहां पे एंट्री ले और यहां से निकले। हो सकता है कि उतने लॉसेस रिकवर नहीं हो, बट सर्टेनली वहां पे एक्स्ट्रा पोजीशन बना के उन लॉसेस को रिकवर करिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज वहां बेहतर है और सेफ्टी भी है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब लिवरेज कंपनीज और प्लेजिंग वाले जो प्रोमोटर्स है उन सबसे दूर रहे। बहुत बुरा एक्सपीरियंस चल रहा है ऑलरेडी निफ्टी की कंपनियों में, लोगों को जब हाथ जलने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज पे ध्यान दिया जाए फंडामेंटली और टेक्निकली। स्टॉप लॉसेस पे बहुत ज्यादा ध्यान दें जब इन टाइप के वॉलेटाइल शेयर्स होते हैं। चलिए अर्पित, देखिए एक चीज है कि इस समय इंफ्रा को लेकर इतना खर्च आगे शायद नहीं होगा इलेक्शन तक, और इलेक्शन के 3-6 महीने बाद वो ध्यान रखिएगा। और दूसरी तरफ एडीएजी या फिर दूसरी ऐसी कोई भी कंपनी या फिर कोई भी कंग्लोमरेट जो थोड़ा सा फंसा हुआ है ना पूंजी के चक्कर में, दूसरे ऑर्डर्स के चक्कर में, दूसरे विवादों में, उस सब इससे तो दूर ही रहना है। ये आप ध्यान में रखिए, इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। चलिए, एम शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शर्मा साहब कैसे हैं? हेलो, गुड मॉर्निंग शर्मा जी, बताइए। गुड मॉर्निंग मैडम, मैं ओएनजीसी होल्ड कर रहा हूं मैडम। ठीक है, किस भाव पर? 280 का एवरेज प्राइस मैडम, लास्ट 10 ईयर से। 10 सालों से आपने निवेश किया हुआ है, तो लंबी रेस के घोड़े हैं ये। सर, फिर आपकी एवरेज प्राइस तो और कम ही होगी, 280 नहीं होगी? मैडम इसी के आसपास, एग्जैक्ट पता नहीं मैडम, लेकिन नुकसान में चल रहा हूं मैडम अभी। ठीक है, अब थोड़ा नुकसान हो गया। अच्छा, आप लॉन्ग टर्म निवेश में लोग आमतौर पर स्टॉप लॉस लगाना भी भूल जाते हैं कि मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूं, मुझे स्टॉप लॉस की क्या जरूरत। वहां पर मार खाए। कमी रह गई मैडम, स्टॉप लॉस नहीं तो अब से आप लगाएंगे सर, क्योंकि आपने हमसे बात कर लिया और प्रकाश सर आपको बताएंगे कि किन लेवल्स पर लगाना चाहिए था और अब क्या करें। मुझे लगता नहीं 280 में इन्होंने लिया होगा, क्योंकि नहीं, ये तो एवरेज प्राइस हो गए। मेरे ख्याल से यहाँ पर वीकनेस है और इस स्टॉक में एक्चुअली होना नहीं चाहिए। लेना है तो ओएनजीसी फिर भी ठीक है, लेकिन इनको अगर ऑयल सेक्टर में रहना है तो रिलायंस में बदली मूव कर लेंगे तो उसमें ज़रूर एक मुनाफा होगा। अब इसमें से निकलकर आप प्लीज़ मूव कीजिए रिलायंस में, और रिलायंस को 3 या 4 साल के लिए रखिए। 10 साल के लिए रखेंगे तो बहुत अच्छा, लेकिन मुझे लगता है उसका दाम 2000 के पार निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है, जरूर मौका मिलेगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं ओएनजीसी आउट। शर्मा जी, ओएनजीसी एग्जिट कीजिए, नुकसान हो रहा है, नुकसान इस समय ले लें, बेहतर स्टॉक में जाएं। आरआईएल किन लेवल्स पर लें प्रकाश, और स्टॉप लॉस भी साथ में बताइए। अगर 10 साल का नजरिया है तो यहां पर भी लेना चाहिए। आरआईएल का जो 1000 है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, मुझे नहीं लगता कभी वो ब्रेक होगा और ना ही उसकी उम्मीद करनी चाहिए। यहां पर भी ले सकते हैं, लोअर लेवल दिखते हैं तो, और 1200 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब भी कोई गिरावट थी आप लेते रहिएगा, एसआईपी कीजिएगा रिलायंस में। 2000 के पार भी लेवल देखेंगे, लेकिन उसे 5 साल के करीब लग सकते हैं। ठीक है, तो 5-6 साल का आपका नॉर्मल नजरिया होता है शर्मा जी, उस लिहाज से आपको एक उम्दा शेयर प्रकाश ने चुनकर दिया है। 1000 का स्टॉप लॉस मान लीजिएगा, अब लेंगे तो अच्छा है, डिप्स पर लेंगे तो अच्छा है। आरआईएल में पोजीशन आप लें, और लंबी रेस का घोड़ा अगर आपने ढूंढना है तो आरआईएल ही साबित होगा।
एक तरफ एक डिस्क्लोजर हमारी तरफ से हम आपको यह भी बता दें, जो चैनल आप देख रहे हैं टीवी 18 ब्रॉडकास्ट का हिस्सा है और इस कंपनी का स्वामित्व और प्रबंधन RIL के हाथ में है। खास पेशकश बजट आ चुका है, लेकिन अब आपके पोर्टफोलियो की सफाई का समय है, क्योंकि आपने तैयारी करनी है अगले इवेंट की, इलेक्शन की, और हमारी उम्मीद यही है कि आप पैसा बनाकर जाएं, बाजार में लॉस में ना रहें। अमित हमारे साथ लाइन पर आ गए। अमित, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या ट्रेड लिया आपने? मैम गुड मॉर्निंग, अमित जैन बात कर रहा था भिवाड़ी राजस्थान से। मैम मैंने DHFL और येस बैंक ले रखा है और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए आगे, क्या नहीं करना चाहिए। सर ये बताइए, भी काफी लॉस में है। DHFL आपने लिया कब? या मतलब 250 रुपए की एवरेज मान के चलिए, 250 की एवरेज पे 250 शेयर है। सर आप चैनल हर रोज देखते हैं CNBC आवाज? बिल्कुल देखते हैं, रोज देखते हैं मैडम। तो हर रोज DHFL पे क्या बात होती है आपको याद है? मैडम DHFL पे बात हो रही थी, बट उसमें अब शॉर्ट करो तो फिर पता लगेगा कि कोई चीज क्लियर नहीं हो रही थी, तो थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो गए थे। एक तो ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। नहीं, शॉर्ट नहीं कर पाए आपने तेजी की पोजीशन ली, लेकिन उस तेजी पोजीशन से आप एग्जिट कर सकते थे, वहां पर गलती हुई है, ये मानिएगा अमित जी। कोई भी ट्रेड लेते हैं, गलत पड़ता है तो उसमें से आपने एग्जिट करना है, बुरा मत मानिए, कभी कभी हो जाता है ऐसे। अब बताइए संदीप जैन, इस स्टॉक का साथ देना है या फिर छोड़ देना है? कल 101 तक के लेवल्स दिखा के गया है ये। बस जहां पे भी बाउंस आए मेरे हिसाब से तो निकलना ही चाहिए। इतने नेगेटिव न्यूज से गिरा हुआ और कुछ ना कुछ कोई और बड़ा निकल के आएगा ऐसा लगता है, जिस तरीके से मार्केट ने रिएक्शन दिया है। तो यस बैंक में फिर भी मैं कहूंगा कि एक बार होल्ड करे, हो सकता है कि वहां पे चीजें कुछ बेहतर हो जाए, और नाम नया आया है उसके बाद भी नीचे आया है स्टॉक, MD के नया नाम आने के बाद भी। सो आई फील कि वहां पे फिर भी थोड़ी वो दिखती है, बट ओवरऑल DHFL और रीजन बीइंग कि पोस्ट बजट मुझे लगता है कि दूसरे स्टॉक्स काफी अट्रैक्टिव हो गए हैं, तो दूसरे बेहतर आइडियाज में कोशिश करें एंट्री लेने की। अब जो लॉस है वो काफी बड़ा लॉस है, इसलिए इतना इजी नहीं होता है। मैंने इजीली बोल दिया कि निकल जाए, बट जिसके पैसे लगते हैं और जिसने लगा रखे पैसे उनके लिए बहुत टफ होता है ये। बट फिर भी मेरी सहानुभूति है कि ये DHFL से तो निकल जाए, यस बैंक में हो सकता है एक बार होल्ड करे, बट एग्जिट ऑन बाउंस दोनों में ही है जी। अच्छा, आप कह रहे हैं DHFL से निकल जाए, दूसरा अगर एक स्टॉक लेना होगा वो कौन सा रहेगा? साथ में रेकमेंडेशन भी दीजिए। देखिए DHFL के जगह पे मैं यही कहूंगा कि LIC HFL ले ले, वो भी करेक्टेड है, HFC है। इनफैक्ट हाउसिंग फाइनेंस के लिए भी ये जो 5 लाख तक की जो टैक्स पे इनकम है उसके बाद मुझे लगता है कि LIC HFL एक बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा, क्योंकि वो रूरल इंडिया में काफी अच्छी रीच रखता है और लोन्स लोग बाग लेंगे, रिटर्न्स मजबूत करेंगे। तो मुझे लगता है कि LIC HFL को देख लें, वहां पे करेक्शन आया हुआ, उतना नहीं निकलेगा जितना इनका लॉस है DHFL जितना, बट कुछ एक्स्ट्रा प्रोपोर्शन लेके वहां पे ज्यादा सेफ्टी दिखती है और वहां पे एंट्री करे ज्यादा बेहतर। ठीक है, तो दीवान हाउसिंग आउट है सर, और आप पोजीशन लीजिए LIC हाउसिंग फाइनेंस में। सुनील रोहतक से लाइन पर है। सुनील बताइए क्या ट्रेड? हाँ मैडम, मेरे पास स्टरटेक के 4000 शेयर हैं 280 के भाव पे। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज 280 पर खरीदा, ठीक है। इनफैक्ट कल तो एक अनाउंसमेंट आई थी कि डिजिटल गांवों में और भी पुश दिया जाएगा, जोर दिया जाएगा, लेकिन शेयर चला नहीं। प्रकाश, 280 की खरीद, 56 रुपए का लॉस हो रहा है, क्या कुछ रिवर्सल आएगा स्टॉक में? लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि बेसिकली इसका जो स्ट्रक्चर है स्टरलाइट टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव है। हाँ, हमने एक हाई भी देखा था करीब 400 के आसपास, उसके बाद हम लगातार एक गिरावट देख रहे हैं। अब जो गिरावट है ये भी स्ट्रेच हो चुकी है ऑन द डाउन साइड, ज्यादा गिरावट मुझे नजर नहीं आ सकती, यहाँ पर लॉस बुक करने की जगह नहीं है। तो मैं कहूँगा यहाँ पर होल्ड कीजिए, अपमूव मिल सकता है। 300 का जोन है, वहाँ पर थोड़ा रेसिस्टेंस है। आपकी कॉस्ट 280 है, तो 300 की तरफ चला जाए तो वहाँ पर निकल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ज़्यादा गिरावट है नहीं। अगर लोअर लेवल्स मिलते हैं कुछ 180 के आसपास, चाहे तो वहाँ पर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसका बाउंस लगता है मुझे एक मिलेगा। ओके, तो बाउंस आएगा 300 पर, आप एग्जिट करें। प्रदीप लाइन पर है शिमला से। प्रदीप, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग मैम। बढ़िया मैम, बताइए क्या ट्रेड? मैम मेरे पास 900 शेयर हैं अशोक लेलैंड के 100 के एवरेज से। 100 का एवरेज प्राइस है। अशोक लेलैंड में कल थोड़ा सा बूस्ट आया है, उम्मीद तो यही है कि स्टॉक चलेगा। प्रकाश बताइए, 100 के लेवल्स देखे जाएंगे, थोड़ा सा नुकसान में है ये। नथिंग टू वरी, होल्ड कीजिए। अशोक लेलैंड बहुत ही बढ़िया कंपनी है। हाँ, हमने कुछ करीब 160-70 के आसपास भी देखा इसको, लेकिन उसके बाद जो गिरावट हुई है, लगता है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ज्यादा कुछ गिरावट नजर नहीं है। बढ़िया कंपनी है, स्ट्रेच हो चुका है डाउन साइड। मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस इस जगह इस स्टॉक में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर SIP करें तो अच्छा रहेगा, और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए 2 या 3 साल के लिए। मुझे लगता है पहला पड़ाव करीब 110-120 का रहेगा, वहां तक जा सकता है। जो ऐड करें वो 120 के आसपास बेच दीजिएगा। ओके, तो अगर आप और लेते हैं तो 120 पर एग्जिट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। 80 रख लें क्या?
या 75 जाएगा और फिर वहीं से बाउंस होगा। एक्चुअली होना चाहिए 72, वहां पर स्ट्रांग सपोर्ट। हाँ मुझे ठीक है, इसीलिए मैंने 75 बोला, तो 72 का स्टॉप लॉस आप ध्यान में रखिएगा। दया शंकर जी कोलकाता से, बताइए दया जी। मेरा टाटा मोटर है और SBI है। टाटा मोटर्स कब लिया था? ये 2 साल हो गया। 2 साल से बैठे हैं आप, ठीक है। और SBI कब की खरीद है? 1 साल हो गया। 320, ठीक है। पहले स्टेट बैंक की बात करते हैं, नतीजे आ गए कल, उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला है। अब सरकारी बैंकों में थोड़ी सी जान लौटेगी, ऐसी उम्मीद तो हम सभी करते हैं। जैन साहब, यहाँ पर मुनाफा कमा कर जाएंगे ना ये SBI में? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इनको अब कहीं ना कहीं मौका ढूंढना चाहिए एवरेजिंग करने का भी। ये लेवल्स अच्छे हैं और मुझे लगता है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को लेकर जो इतनी प्रॉब्लम्स थी और इश्यूज थे और जो करेक्शन होना था, सब कुछ काफी हद तक डिस्काउंट हो चुका है और मुझे इन लेवल्स पे SBI अट्रैक्टिव लगता है। कल देखिए अच्छा खासा करेक्शन आया पोस्ट रिजल्ट्स, बट मुझे लगता है कि रिजल्ट्स के बाद अब वापस से एक फ्रेश पोजीशन लेने की अब मुझे लगता है गुंजाइश है। और जिस तरीके से PCA से पब्लिक सेक्टर बैंक हट रहे हैं, निकल रहे हैं और आगे भी, हालांकि SBI में मुझे नहीं लगता कि कोई मर्जर्स आएंगे, बट ओवरऑल सरकार सर्टेनली BOB, SBI और PNB इनकी सबकी हेल्थ को लेकर और इनकी ग्रोथ को लेकर काफी अब आगे कंसर्न रहेंगी और काफी हद तक मुझे लगता है कि पॉजिटिवली SBI तो बहुत बेनिफिशियरी रहेगा। और इन सब मेजर्स का भी, कंजम्पशन का हो या सबका रूरल कंजम्पशन का, सबके थीम में SBI अच्छा फिट इन होता है। तो मेरे हिसाब से तो SBI इज अ बाय एट दीज लेवल्स। और दूसरा स्टॉक था टाटा मोटर्स। मुझे ऐसा लगता है कि टाटा मोटर्स को सिंपली होल्ड करे। अब आगे आने वाले दिनों में देखना है कि मैनेजमेंट जो कोशिश कर रहा है, और अच्छा मैनेजमेंट है, कोशिश भी करता है। पास में भी ऐसा हुआ है कि बहुत बड़ा करेक्शन आया और वहां से बहुत बड़ा बाउंस बैक दिया है टाटा मोटर्स ने। तो मुझे लगता है कि जो कॉस्ट कटिंग और इन सब चीजों पे जो फोकस है, आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि रिजल्ट्स या बैलेंस शीट कुछ बेहतर हो जाए। सो होल्ड सिंपली जी। और यहाँ पर मैं एक चीज जोड़ूंगी दयाशंकर जी आपके लिए, आप दिग्गज कंपनियों पे पैसा लगाते हैं, अच्छा है, लेकिन जब भी अगर आप लॉन्ग टर्म का निवेश भी करें तो उसमें भी अपने कॉस्ट के 5% नीचे एक स्टॉप लॉस लगाइएगा। वो अगर लेवल आते हैं तो आपने एक बार हटना है वहां से, या फिर हमसे बात करनी है, अपने ब्रोकर से बात करें कि भाई इसमें लॉस होने लगा है, क्या करें। इतना टाइम बिल्कुल भी किसी भी शेयर को नहीं देना चाहिए। आपका पैसा है, याद रखिए, आपको मुनाफा कमाना है, बाजार में लॉस नहीं। हरदीप हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ गए। हरदीप, क्या लिया? वेदांता के शेयर लिए हैं। कब लिए सर? 198 में, अभी पिछले हफ्ते ही लिए हैं। पिछले हफ्ते। एक्चुअली क्या हुआ, वेदांता के नंबर्स आए और उसके बाद ये जो इंटर प्रोमोटर इन्होंने कुछ ट्रांसफर किया है, एक कंपनी से एक हिस्सेदारी ली, उसको लेकर बाजार को संदेह हुआ कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। इसीलिए ब्रोकर्स भी कह रहे थे कि वेदांता में हाथ लगाने की जरूरत नहीं। अगर आपने सुना होगा कार्यक्रम की शुरुआत में, प्रकाश क्या किया जाए? कल काफी टूटा, 16-17% नीचे गया था। इन्होंने गलत जगह पे लिया 190 है, लेकिन इनको मौका भी नहीं मिला होगा निकलने का, क्योंकि उसके बाद गैप डाउन ओपन हुआ है। लेकिन अब निकल सकते हैं, क्योंकि है तो वीक, और भी गिरावट देखेंगे। हाँ, पहला ही दिन था कल गिरने का, लेकिन और भी गिरावट देखेंगे, इसलिए स्टॉक से निकलना चाहिए। जितना जल्दी निकले उतना अच्छा है, नहीं तो ज्यादा नुकसान होगा। चले तो एग्जिट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मामला थोड़ा सा और बिगड़ सकता है, क्योंकि मैनेजमेंट ने अभी तक सफाई भी नहीं दी है, तो थोड़ा लॉस हो रहा है, आप निकाल लें तो बेहतर रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही जानकारों का और हमारे दर्शकों का आज शनिवार के दिन हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन याद रखिएगा, आपका हमसफर, आपका साथी बाजार का CNBC आवाज आपके लिए हमेशा तैयार रहता है। तो सोमवार को फिर मिलेंगे और कुछ और आपके सवालों के जवाब जरूर देंगे। बने रहिए CNBC आवाज के साथ।